हेलो। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस जारी किया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुख्य सेविका में हमें कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है 100 और कुल अंक हैं 100, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल टाइम की हम बात करते हैं तो 2 घंटे हमें मिलते हैं। और ध्यान रखने की बात है कि आपको इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, जो कि है 1/4 की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमसे होम साइंस और सोशोलॉजी मांगा गया था, तो आपको इस सिलेबस में केवल होम साइंस और सोशोलॉजी के ही टॉपिक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है मुख्य सेविका के बारे में है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर भूमिका पूछी जाएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम किस पर्पज़ से दे रहे हैं और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या रहेंगी। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ। आगे हम बात करते हैं विवाह, परिवार, जाति लिंग की असमानताएँ, धर्म और भाषाएँ। ये सभी आपको सोशियोलॉजी में देखने को मिलते हैं। सामाजिक समस्याएं, समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि मुख्य सेविका का कार्य ही महिला और बच्चों की जिम्मेदारी है। मतलब महिला और बच्चों में क्या क्या संबंधित मुद्दे हैं या फिर क्या परेशानी है, जो भी हैं, मतलब कुल मिलाकर मुख्य सेविका का काम होता है महिला और बच्चों के बारे में संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, जो कि समाज में समस्याएं हैं और बच्चे और महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन सबको यहाँ पर पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। जैसा कि पता है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या पर किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। गरीबी, भारत की आधी से ज़्यादा जनता गरीब है। दहेज, दहेज तो आपको पता है कितनी गलत बात है। घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीड़ित संघर्ष, जातिवाद। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ये सभी 6 टॉपिक आपको सोशियोलॉजी की बुक में देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा और वेसल उपापचय के बारे में। ऊर्जा कैसे मिलती है? ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। बेसल उपापचय यानी हमारी बॉडी का BMR किस प्रकार है, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा। आगे हम बात करते हैं संतुलित आहार के बारे में। हमें हमारे भोजन में किस प्रकार के डाइट को शामिल करना चाहिए जिससे कि हमारा विकास अच्छे से हो पाए। भोजन का कैलोरी मूल्य और वजन प्रबंधन, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। आगे हम बात करते हैं भोजन के आवश्यक घटक। भोजन के आवश्यक घटक होते हैं 6: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। ये हमें किन स्रोत से प्राप्त होते हैं, इनके हमारी बॉडी में क्या कार्य हैं, इनकी क्या आवश्यकता है और इनकी कमी से होने वाले रोग जो हैं उन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। जैसा कि आपको पता है, जो प्रोटीन है वह बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। खनिज लवण हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट मरम्मत का काम तो प्रोटीन करता है, लेकिन जो हमारे शरीर में आवश्यक, मतलब कुछ माइक्रो रूप में जो लवण की आवश्यकता होती है वह हमें खनिज लवण के द्वारा पूरी हो जाती है। पानी, आपको पता है कि हमारे शरीर में आधे से ज़्यादा यानी हमारे बॉडी का 70% पानी से बना हुआ भाग है। तो पानी की हमारे जीवन में, हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता है। उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर जानना होगा। आगे हम बात करते हैं गर्भ धारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत। प्रसव यानी डिलीवरी, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य और गर्भपात। यानी यहाँ पर हमें पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी, फिर उन सभी के बाद उसका आहार क्या होना चाहिए, इन सभी को यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं वृद्धि और विकास। बालक का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, उसका क्रियात्मक विकास यानी मोटर विकास किस प्रकार होता है, भावनात्मक विकास,
भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे, यानी वृद्धि और विकास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक आहार, यानी नवजात की देखभाल और पूरक आहार से संबंधित जितना भी होगा इन सब टॉपिक में कवर हो जाएगा। जीवन चक्र के दौरान पोषण, यानी शिशुअवस्था, बचपन अवस्था यानी बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, इन सभी को कवर करना होगा। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आलू वगैरह हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें हम चिप्स वगैरह के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आम होते हैं, आम का एक सीज़न होता है, उन्हें हम अचार के रूप में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यानी पूरे साल भर के लिए हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं। तो इस प्रकार हम पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि महंगी से महंगी चीज़ में ही आपको पोषक तत्व ज़्यादा मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि हम जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं हम उन्हीं में ज़्यादा पोषक तत्वों को ऐड करके किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं, उनका हम किस प्रकार यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। बाल विकास के चरण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक मतलब वातावरण, वंशानुगत, इस प्रकार जितने भी कारण होते हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा के प्रकार और अनुसूची। आगे हम बात करते हैं रोग। रोग में बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज के बारे में इसमें हमें पढ़ना होगा। यानी जितनी भी बीमारियां हैं, आपने एक चीज़ जानी कि या तो बीमारियां हमारी वायु के द्वारा होती हैं या तो बीमारियां जल के द्वारा होती हैं, यानी दूषित जल और भोजन के द्वारा होती हैं। तो इन सभी को हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। इन रोग के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इनका उपचार है, इन सभी को डिटेल में पढ़ना होगा। आगे बात करते हैं परामर्श की। तो इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीकी, प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन और इसके कौशल, स्किल, इन सभी को डिटेल में पढ़ना है। स्वास्थ्य एजेंसियां, WHO के बारे में, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन फॉर इंडिया आदि के बारे में पढ़ना है। सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण। जन्म से पूर्व मतलब माता को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं और जन्म के पश्चात बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, इन सभी को डिटेल में पढ़ना होगा। मतलब जो भी चैप्टर है ओवरऑल वो हमारे समाज से संबंधित मुद्दे, माताओं और बच्चों से रिलेटेड चैप्टर है, जो कि हमें सोशियोलॉजी और होम साइंस में संपूर्ण रूप से सिलेबस में देखने को मिलता है। तो आपको इन 20 टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको इन्हीं टॉपिक से दिए जाएंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा और इसके एग्ज़ाम जो है आपको वो नवंबर के लास्ट या दिसंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।